आदमी अचानक समझ गया कि दुनिया का अंत आने वाला है। उसने एक ही बार में 3 क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 1 साल तक खत्म न होने वाले स्नैक्स जमा कर लिए। उसकी अजीब हरकत देखकर कैशियर हैरान रह गया। लड़के ने डरते हुए पूछा, जीफान, क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? क्या मुझे नौकरी छोड़कर भाग जाना चाहिए? जीफान ने सलाह दी कि वो तुरंत घर चला जाए। अभी कुछ देर पहले ही जीफान को अपनी डॉक्टर बहन का फोन आया था। बहन ने बताया कि एक खतरनाक फ्लू अचानक फैल गया है। पूरा अस्पताल अब तबाही में बदल चुका है। हर तरफ खांसी, बुखार और बीमार मरीजों का सैलाब है। बहन ने गंभीरता से कहा कि जीफान तुरंत सामान जमा करे और अकेले रहने वाले बड़े भाई को ढूंढे। चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना और किसी भी न्यूज रिपोर्ट पर भरोसा मत करना। मीडिया इस बात को जानबूझकर छिपा रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या असल में बहुत ज्यादा है। जीफान ने बहन की बातों पर पूरा यकीन किया, लेकिन अब वो खुद भी मुश्किल में फंस गया था। आधा घंटा पहले जीफान को थिएटर के बाहर एक छोटी सी लड़की मिली थी। लड़की की देखभाल करने वाली आया फ्लू की वजह से अस्पताल पहुंच गई थी। अकेली सी उस बच्ची को देखकर जीफान का दिल पिघल गया और उसने तय किया कि वो उसे घर छोड़ आएगा। दोनों मेट्रो से सफर करते हुए आखिरकार छोटी छी के घर पहुंचे, लेकिन घर के अंदर अंधेरा था। दरवाजा कई बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। स्पष्ट था कि छोटी छी के माता पिता घर पर नहीं थे। जीफान ने सोचा कि लड़की को किसी पड़ोसी के हवाले कर दे, लेकिन इधर उधर देखने पर या तो बुजुर्ग लोग थे जो खुद परेशान थे, या झगड़ालू पड़ोसी जिनसे रिश्ते अच्छे नहीं थे। कुल मिलाकर कोई भी छोटी छी की देखभाल नहीं कर सकता था। ठंडी हवा में कांपती उस बच्ची को देखकर जीफान फिर से पिघल गया और उसने तय किया कि वो खुद उसकी देखभाल करेगा। दोनों एक सुपरमार्केट पहुंचे, जहां जीफान ने बिजली की तेजी से 4 बड़े ट्रॉली सामान से भर दी। इतना बड़ा जमावड़ा देखकर मासूम छोटी छी को भी कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने पूछा, जीफान, क्या मैं अपने मम्मी पापा को फिर से देख पाऊंगी? उसके सवाल पर जीफान बस सच्चाई ही बता सका। फ्लू फैल चुका है, बाहर बहुत खतरा है। थोड़ी सी लापरवाही भी संक्रमण का कारण बन सकती है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। जीफान ने छोटी छी को 2 विकल्प दिए, या तो वो उसके साथ फ्रैंक के घर चले या फिर खुद टैक्सी लेकर घर जाकर मां को ढूंढे। छोटी छी एक पल के लिए झिझकी, फिर चुपचाप बर्फ से ढकी राह की ओर चल पड़ी। उसकी पतली सी पीठ को देख जीफान का दिल पसीज गया। उसने झूठ कहा कि उसने छोटी छी के माता पिता से संपर्क कर लिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल वही उसका ख्याल रखे। यूं ही एक बड़ा और एक छोटा, दोनों मुश्किल से ठेलते हुए शॉपिंग ट्रॉली को फ्रैंक के घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कार जोरों से एक्सेलरेटर दबाते हुए पेड़ से टकराने वाली थी। जीफान पहले तो पास जाकर देखने ही वाला था कि तभी ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की कोशिश की। डर के मारे जीफान ने झट से दरवाजा वापस धकेल दिया। वो समझ गया कि ड्राइवर संक्रमित हो चुका है। जीफान ने ड्राइवर से कहा कि वो हरगिज नीचे न उतरे, न खुद को न किसी और को नुकसान पहुंचाए। वो एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करेगा। खांसते हुए उस ड्राइवर को देखकर जीफान को एहसास हुआ कि अब बाहर ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। वो छोटी छी को लेकर तेजी से भाई के घर की ओर भाग पड़ा। अपार्टमेंट पहुंचकर जीफान ने गेट पर गार्ड को नमस्ते कहा और जल्दी से लिफ्ट में घुस गया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, एक औरत अंदर घुस आई। जीफान ने सामान्य से बिल्कुल उलट सख्ती दिखाते हुए उसे बाहर निकाल दिया। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों सुरक्षित फ्रैंक के घर पहुंच गए। इतने सारे सामान और एक अनजान बच्ची को देखकर भाई फ्रैंक हैरान रह गया। जब जीफान उसे सब कुछ समझाने ही वाला था, तभी एक विमान जोरदार आवाज के साथ खिड़की के पास से गुजरा और सामने वाले पार्क में जा गिरा। आग की लपटें आसमान छूने लगी। अब फ्रैंक के पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। दुनिया सचमुच तबाही के कगार पर थी। पलक झपकते ही 80 दिन बीत गए। खाना खत्म हो चुका था। जीफान छोटी छी को साथ लेकर सामान ढूंढने बाहर निकला। इमारत के गलियारों में सन्नाटा और डर फैला था। नीचे का सिक्योरिटी गार्ड बहुत पहले ही मर चुका था। बाहर चारों तरफ बर्फ की सफेदी थी। पूरा शहर एक बर्फीली दुनिया में बदल चुका था। जीफान छोटी छी को लेकर जमी हुई झील पार करता, जंगलों से गुजरा। आखिरकार इस बर्फीली वीरानी में एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी मिल गई। दोनों ने वहीं शरण ली। इस अचानक आई बर्फीली महामारी ने लगभग आधी दुनिया की आबादी को खत्म कर दिया था। जीफान और छोटी छी ने इस प्रलय में मुश्किलों से जीना सीखा। खुशकिस्मती से छोटी छी बहुत होशियार थी। वो जल्दी सीखती थी, बंदूक चलाना भी जानती थी और चाकू से खेलना भी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होकर जी रहे थे। शिकार करके गुजारा करते। जिंदगी कुछ हद तक संभल गई थी। लेकिन हाल ही में जीफान ने देखा कि छोटी छी बदल गई है। वो नंबर 11 योद्धा नाम की कॉमिक में खो गई थी। पूरी तरह पढ़ने में डूबी रहती, यहां तक कि जीफान की मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने लगी थी। उस दिन हमेशा की तरह जीफान और छोटी छी सामान ढूंढने निकले। जीफान घरों में जाकर सामान इकट्ठा करता,
और छोटी छी ऊंचाई पर बंदूक लिए चौकसी करती। अगर कोई खतरा होता तो छोटी छी गोली चलाकर जी फान की रक्षा करती। घर के अंदर जी फान ने जितने भी काम के डिब्बे मिले सब पैक कर लिए और आखिर में मजाक में एक अजीब सी नकली विग भी उठा ली। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने वाला था, एक पूरी तरह हथियारों से लैस औरत अचानक सामने आ गई और उसने जी फान को गोली मार दी। खुशकिस्मती से जी फान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। उसने मौका देखकर पलटवार किया और जल्दी से छोटी छी को आवाज दी कि वो गोली चलाए। लेकिन उस वक्त छोटी छी अपनी कॉमिक में खोई हुई थी। उसने जी फान की मदद की पुकार बिल्कुल नहीं सुनी। इस बात से जी फान बहुत नाराज हुआ। वापस लौटते वक्त उसने चुपचाप वो किताब, जिसकी वजह से वो लगभग मर जाता, बर्फ में फेंक दी। जल्द ही छोटी छी को पता चला कि उसकी कॉमिक गायब है और दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। हालांकि पिछले एक साल में वे एक दूसरे के सबसे करीब थे। अब उनके बीच एक छोटी सी पर गहरी दरार पड़ चुकी थी। फिर भी झगड़ा तो झगड़ा ही रहा, मगर जब जी फान ने छोटी छी का वो मासूम और उदास चेहरा देखा तो आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उसने मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहने और ठंडी रात की तेज हवाओं का सामना करते हुए उसी रास्ते पर वापस निकल पड़ा ताकि वो कॉमिक ढूंढ सके। काफी देर की तलाश के बाद जी फान को आखिरकार बर्फ में वो कॉमिक मिल गई। लेकिन जैसे ही वो लौटने वाला था, अचानक एक भूखी जंगली भेड़िया झपटकर उस पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। जी फान ने दर्द से चीख उठी। भयंकर संघर्ष के बीच आखिरकार उसने एक गोली चला दी। अगले दिन जब जी फान बर्फ में होश में आया तो वो किसी तरह जिंदा तो था, मगर बुरी तरह घायल। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। घर लौटने के लिए अब उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, रेंगते हुए आगे बढ़ना। वो बेहद तकलीफ से, दर्द से तड़पते हुए एक एक कदम रेंगता गया। हर हरकत उसके लिए जानलेवा पीड़ा थी। ठीक छोटी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही एक 3 पहिए वाली गाड़ी वहां आई। अंदर बैठे लोगों ने उसे देखा और जी फान, जो अब तक किसी तरह जिंदा था, आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को 1-1.5 मीटर चौड़ी बिस्तर पर लेटा पाया। वो अब भी जिंदा था। यह जगह दरअसल एक गर्भवती महिलाओं का आश्रय केंद्र थी। जी फान को होश में आते देख सभी गर्भवती महिलाएं राहत की सांस लीं। उन्होंने उसे समझाया कि वो यहां आराम करे, जख्म भर जाने के बाद ही जाए। लेकिन जी फान का मन एक पल भी वहां टिक नहीं सका। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि किसी तरह छोटी छी के पास वापस पहुंचना है। डॉक्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो रुके और इन गर्भवती महिलाओं की मदद करे, मगर जी फान जिद पर अड़ा रहा कि उसे घर जाना है, तब तक जब तक डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका पैर काट दिया गया है। यह सुनते ही जी फान एकदम शांत हो गया। डॉक्टर ने कंबल उठाया और जी फान ने देखा कि उसका दायां पैर आधा रह गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आधी रात को जी फान को एक औरत ने जगाया। उस औरत ने बताया कि वो अब वापस उसी छोटी लकड़ी की झोपड़ी में है, लेकिन छोटी छी अब वहां नहीं है। जी फान को यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो खुद जाकर देखेगा। व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसने ठंडी आंधियों और बर्फीले तूफान के बीच घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसकी राह में एक गर्भवती औरत मिली जिसे मदद की जरूरत थी। और जी फान की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी भलमनसाहट। तेज बर्फीली आंधियों के बीच जी फान ने बेहोश गर्भवती औरत को फिर से बचाव केंद्र तक पहुंचा दिया। आने वाले दिनों में एक के बाद एक गर्भवती महिलाएं बच्चे जनने लगीं और डॉक्टर अकेले सब संभाल नहीं पा रहा था। जी फान भी वहां से निकल नहीं सका। जब तक सभी प्रसव के करीब वाली महिलाएं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे देती, तब तक उसने लगातार मदद की। आखिरकार जब सबका काम पूरा हुआ तो जी फान को थोड़ा समय मिला और वो वापस अपनी छोटी झोपड़ी में लौटा। मगर वहां अब कोई नहीं था। घर खाली पड़ा था। मेज पर धूल जमी थी और उस पर एक कंपास रखा हुआ था। कभी जिसके साथ उसने जिंदगी और मौत का सामना किया था, वो साथी अब कहीं नहीं था। इस प्रलय में वे एक दूसरे से बिछड़ गए थे और दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जी फान बस यही दुआ कर सका कि छोटी छी अपनी नई जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को पाए जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। महामारी के बाद दूसरे साल में बर्फीली ठंड पीछे हट चुकी थी और दुनिया ने गर्मियों का स्वागत किया। एक साल से भटकती हुई छोटी छी एक दिन अचानक संगीत की आवाज सुनकर जाग उठी। उसका मन तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने हाथ में रखी चाकू निकाली और आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन सामने वाला शख्स फुर्ती से पलटा और बंदूक तान दी। जब छोटी छी ने देखा कि सामने वाली एक युवती है तो उसने राहत की सांस ली। युवती ने उसके सामने साफ पानी रखा और प्यास और भूख से बेहाल छोटी छी ने बिना कुछ सोचे सारा पानी एक ही बार में पी लिया। उसकी घबराहट को शांत करने के लिए उस औरत ने खुद का परिचय दिया। मेरा नाम सारा है। मैं एक घूमने वाले संगीत दल की प्रमुख हूं। उस दिन से सारा को उस अकेली और जिद्दी लड़की से लगाव हो गया। उसने छोटी छी से कहा कि वो उसके साथ ही रहे। अब यह संगीत दल ही तुम्हारा घर है। पलक झपकते 20 साल बीत गए। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी और संगीत दल का हिस्सा बन गई थी।
एक कलाकार के रूप में छोटी छी ने यहां नई जिंदगी पाली थी। कई नए दोस्त और साथी बने थे, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा अब भी मानवता के लिए घातक थी। सैकड़ों सालों की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई थी। अब लोग घोड़ा गाड़ी से सफर करते थे और आपदा के बाद जन्मे नए पीढ़ी के लोग तो मोबाइल या ऐप चलाना तक नहीं जानते थे। एली उन्हीं में से एक थी। एली बचपन से ही संगीत दल में पली बड़ी थी। उसे छोटी छी ने अपने हाथों से बड़ा किया था। दोनों खून से नहीं, लेकिन जान से बढ़कर एक दूसरे के अपने थे, जैसे असली परिवार। एली की चंचल और मासूम सूरत को देखकर छोटी छी एक पल के लिए खोसी गई। उसे याद आया उस आपदा के पहले साल में उसने कितनी बार अपने माता पिता को फोन लगाया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके भेजे गए संदेश भी जैसे हवा में गुम हो गए थे। बेचैनी और इंतजार में तड़पते हुए आखिरकार उसे माता पिता का जवाब मिला। कुछ ही पंक्तियों वाला एक छोटा सा संदेश जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। असल में छोटी छी के माता पिता प्रलय के कुछ ही दिनों बाद चल बसे थे और वो संदेश किसी और ने उसकी ओर से भेजा था। शुक्र था कि उस वक्त जीफान भाई उसके साथ थे, वरना शायद वो कभी अपने दुख से उबर ही नहीं पाती। अब छोटी छी एली को अपने परिवार की तरह मानती थी, लेकिन एक दिन जब छोटी छी तैर रही थी तो एली अचानक गायब हो गई। घबराकर छोटी छी हर तरफ उसे ढूंढने लगी और आखिरकार झील के दूसरी ओर उसे देख लिया। एली वहां एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी से बातें कर रही थी। छोटी छी को देखते ही वो आदमी तुरंत बोला कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बल्कि वो तो संगीत दल का बहुत बड़ा प्रशंसक है। उसकी सच्ची बातों को सुनकर छोटी छी का शक थोड़ा कम हुआ और उसने धीरे से अपना चाकू वापस रख लिया। थोड़ी देर बातचीत के बाद उस आदमी, जिसका नाम डेविड था, की नजर छोटी छी की कलाई पर बने टैटू पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, ये अजीब से निशान किस बात का संकेत है? छोटी छी ने लापरवाही से जवाब दिया, ये उन लोगों की याद में है जिन्हें मैंने खुद मारा था। छोटी छी के जाने के लिए मुड़ते ही डेविड ने अचानक एक अजीब सी बात कही, राक्षसों के नजरिए से देखें तो असली राक्षस तो हम ही हैं। छोटी छी वहीं रुक गई, क्योंकि यह वाक्य उसके लिए बहुत परिचित था। यह तो उसी कॉमिक नंबर 11 योद्धा की पंक्ति थी जिसे वो बचपन से बेहद पसंद करती थी और जो उसे उसके शिक्षक ने दी थी। दुनिया में उसकी बस एक ही प्रति थी। डेविड के आने के बाद से ही छोटी छी के मन में एक बेचैनी थी। रात को संगीत दल का प्रदर्शन हमेशा की तरह हुआ और छोटी छी के शानदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद छोटी छी ने दूर खड़े डेविड को देखा। इस बार उसने बिना किसी झिझक के उसका झूठ पकड़ लिया। वो कभी भी संगीत दल का सच्चा प्रशंसक नहीं था, लेकिन डेविड फिर भी वहीं रहना चाहता था। छोटी छी को अपने अनुभव से साफ महसूस हुआ कि डेविड बहुत खतरनाक इंसान है। अब जब संगीत दल उसका घर बन चुका था, छोटी छी किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने दे सकती थी। उसने बिना समय गंवाए अपनी छुरी सीधे डेविड की गर्दन पर रख दी, लेकिन डेविड मौत के साए में भी डरने की बजाय धमकी देने लगा, मैं तुम्हारे पूरे दल को खत्म कर दूंगा। शायद उसे यह नहीं पता था कि यह दल ही अब छोटी छी की नसों में बहती हुई आग था। जो इन्हें छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल छोटी छी ने बेझिझक, सटीक और बेरहमी से एक वार किया। उसकी छुरी डेविड के शरीर को चीरती चली गई। डेविड जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा। यह सब देखकर छोटी छी खुद भी घबरा गई और वहां से भाग निकली। अगले दिन जब वह दोबारा उस जगह लौटी तो वहां बस खून का एक सूखा धब्बा बाकी था। घायल डेविड को कोई पहले ही उठा ले गया था। छोटी छी हमेशा यही सोचती रही कि उसके गुरु आर्थर ने जो कॉमिक नंबर 11 योद्धा उसे दी थी वो दुनिया में अकेली और अनोखी प्रति थी। लेकिन सच्चाई यह थी, वैसी ही एक और किताब भी थी। उसकी अभिनय गुरु आर्थर एक बेहद प्रतिभाशाली और रंगीन मिजाज व्यक्ति था। एक संयोगवश मुलाकात में उसकी पहचान मशहूर कॉमिक कलाकार मिरांडा से हुई। आर्थर के लगातार पीछा करने और आकर्षण से प्रभावित होकर दोनों जल्द ही प्रेम में पड़ गए। मगर खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहां हैं। एक बड़े सितारे की तरह आर्थर के अफेयरों की खबरें हर जगह फैलने लगीं। शुरू में मिरांडा ने सोचा, यह तो स्टार्स की जिंदगी का हिस्सा है। जब तक मैं उसकी जिंदगी की रानी हूं, कोई और औरत मेरी जगह नहीं ले सकती। पर मिरांडा ने आर्थर को बहुत कम आंका था। वो सिर्फ दूसरी अभिनेत्रियों से नहीं जुड़ा, बल्कि उसने अपनी अधूरी कॉमिक भी एलिजाबेथ नाम की एक अभिनेत्री को दिखा दी। बस यहीं से दोनों के बीच एक भयानक झगड़ा शुरू हो गया। आर्थर ने मिरांडा से शिकवा किया कि वह सारा वक्त कमरे में बैठकर कॉमिक बनाती रहती है। उसके पास न तो कोई रोमांच है न कोई चुटकुला। और आर्थर का मानना था कि मिरांडा कभी भी उसकी कॉमिक पूरी नहीं कर पाएगी। मिरांडा आर्थर के अफेयर सह सकती थी, पर वह अपनी रचना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में उसने अपना स्टूडियो जला दिया और पूरी तरह अलग हो गई। फूलों फूलों वाला प्लेबॉय आर्थर के जीवन का अंत उस पागलपन और बेपरवाहियों भरी जिंदगी पर लग गया। आपदा से ठीक पहले मिरांडा ने आखिरकार अपना 11th पूरा कर लिया। वह अपनी नई छपी हुई किताब लिए आर्थर के पास गई। यह मिलने का एक तरीका था कि वह खुद को साबित कर दे, लेकिन तब आर्थर एक पिता बन चुका था।
आर्थर ने फैसला किया कि वह उस कॉमिक को अपने बेटे को तोहफे के तौर पर भेज देगा। मिरांडा ने फिर आर्थर को दूसरी, अभी तक अनखोली हुई नई किताब भी थमा दी। मतलब असल में आर्थर के पास दो कॉमिक्स थीं, एक जो उसने छात्र छोटी छी को दे दी और दूसरी जो वह अपने बेटे टेलर को भेजने वाला था। दुर्भाग्य से मिरांडा ने अभी अभी अपनी ताजा रचना दिन आ ही जाएगा पूरी की थी और आर्थर उसी तबाही में मर गया। उसके उस अजीब और बेकाबू जीवन पर मिट्टी पड़ गई, पर यह सब छोटी छी को मालूम नहीं था। 20 साल बीत गए और सब कुछ दबकर भूल सा गया। उस दिन संगीत दल हमेशा की तरह प्रदर्शन पर गया। एली ने अनजाने में एक हाथ से लिखे हुए पर्चे को उठा लिया। उस पर डेविड की तस्वीर थी और कड़ी भाषा में लिखा था कि वह बच्चों को बहकाने वाला एक साइंट कल्ट का नेता है जिसने बच्चों को अपने पीछे कर लिया है और उन्हें एंटी सोशल काम करने के लिए उकसाया है। एली घबरा गई और तुरंत यह बात छोटी छी को बता दी। छोटी छी ने जब पर्चे पर लिखे कल्टी नारे देखे तो सबसे पहले उसके दिमाग में वही नंबर 11 योद्धा आ गया। ये नारे उसी कॉमिक से थे। एली की राय थी कि या तो कॉमिक एक से ज्यादा प्रतियां हैं या छोटी छी की कॉमिक खो गई है। छोटी छी लगातार कहती रही कि कॉमिक केवल एक ही थी और वह कॉमिक उसने पुराने दल के कप्तान जिल के स्टडी रूम में छिपा कर रखी थी, यह पक्का करने के लिए कि कॉमिक अब भी वहीं है या नहीं। छोटी छी ने सारा, जीक और कुछ और लोगों को लेकर जिल के पास जाने का निश्चय किया। दल से रिटायर होने के बाद जिल पास के एक छोटे से कस्बे में अकेला रहने लगा था। सब लोग उसे बहुत समय बाद देख रहे थे, इसलिए दूर से ही खुशी खुशी हाथ हिलाने लगे। मगर जिल ने कार दौड़ाते हुए पास आकर उन्हें तुरंत लौट जाने को कहा। असल में जिल के घर के चारों ओर जमीन में बारूदी सुरंगें बिछी थीं और इन सबका जिम्मेदार वही पागल धर्मांध भविष्यवक्ता डेविड था। 1 साल पहले डेविड यहां आया था और जिल के घर के बच्चे को बहकाकर अपने साथ ले गया था। इन सुरंगों को जिल ने उसी सनकी समाज विरोधी आदमी से बचने के लिए बिछवाया था। जब एली ने सुना कि जिल का बच्चा डेविड ने अगवा कर लिया था, वह अपना आपा खो बैठी। वह पागलों की तरह दौड़ पड़ी, बारूदी सुरंगों वाले इलाके को पार करते हुए सीधे जिल की ओर भागी। बाकी सबकी सांसें रुक गईं, वे तो डर से लगभग मर ही गए। सौभाग्य से एली का भाग्य अच्छा था, वह किसी भी सुरंग पर नहीं चढ़ी। शाम की बैठक में जिल ने सबके सामने अपना दुख बयान किया। वह घटिया डेविड न सिर्फ उसका पोता ले गया बल्कि कस्बे के बाकी 4 बच्चे भी अपने साथ बहका ले गया। यह सुनकर छोटी छी का दिल बेचैन हो उठा। आखिरकार एली पहले डेविड से अकेले मिल चुकी थी। अगली ही सुबह छोटी छी चुपके से जिल के स्टडी रूम में घुस गई। वह बड़ी आसानी से डेस्क के नीचे छिपाई हुई अपनी कॉमिक वापस पा गई। जब किताब वहीं थी तो फिर डेविड की वे अजीबोगरीब बातें आखिर आई कहां से? कमरे में लौटने के बाद छोटी छी ने दोबारा एली से पूछा, उस दिन झील के किनारे डेविड ने आखिर क्या कहा था? एली ने सब कुछ सच सच बता दिया। डेविड ने उसे संगीत दल छोड़ने के लिए कहा था और एली ने उसकी बातों में आकर हामी भर दी थी। दोनों ने तय भी कर लिया था कि कब भागना है, लेकिन जब वह दिन आया डेविड कभी आया ही नहीं। बेशक छोटी छी ने एली को यह नहीं बताया कि उसी ने डेविड को घायल कर दिया था और उसी वजह से उनकी सारी योजना बिगड़ गई थी। रात में एली ने एक और भी पागलपन भरा विचार रखा। वह माइनफील्ड में घोड़ा दौड़ाना चाहती थी। यह तो मौत के सिर पर नाचने जैसा था। छोटी छी ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन एली जो पहले से ही विद्रोही और जिद्दी स्वभाव की थी, उसने जिद ठान ली कि वो छोटी छी की बात नहीं मानेगी। सामने तो उसने मानो झुकने का नाटक किया, पर पीछे मुड़ी और सीधे घोड़े पर सवार होकर माइनफील्ड की ओर भागी। छोटी छी का दिल धक से रह गया। वो घबराई और तुरंत पीछे दौड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि गलियारे में एक बच्चा खड़ा है जिसके शरीर से बारूदी सुरंगें बंधी थीं। छोटी छी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह एक कदम देर कर गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज के साथ ही छोटी छी के जहन में डेविड की वह धमकी गूंज उठी, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, एली को, बैंड को और तुम्हारी हर प्यारी चीज को। लेकिन सोचो तो, छोटी छी खुद भी तो हर खोई हुई चीज से ही बड़ी हुई थी। माँ बाप खोए, जी फान खोया। उसे याद आया उस दिन जब जी फान किताब ढूंढने निकला था तो अगले दिन तक भी नहीं लौटा। सुबह हुई तो छोटी छी ने झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनी। वो भागकर बाहर आई, पर वहां सिर्फ बर्फ थी और बर्फ में पड़ी वही कॉमिक बुक जो जीफान उसके लिए लेकर आया था। और इस सारी त्रासदी की जड़ वह भयानक प्रलय थी, वही जिसने इंसानों को जानवर बना दिया, जिसने डेविड जैसे लोगों को जन्म दिया। 20 साल पहले डेविड भी बस एक मासूम बच्चा था जो अपनी मां के साथ रहता था। हाँ, सही पहचाना, वह था आर्थर और एलिजाबेथ का बेटा टेलर। टेलर चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। माता पिता दोनों जगमगाते सितारे थे, लेकिन नियति ने उसके साथ बेरहमी की। जब प्रलय का फ्लू फैला, टेलर और उसकी मां एलिजाबेथ एयरपोर्ट में फंस गए। दुनिया तबाह हो रही थी। कानून खत्म, इंसानियत खत्म। हर कोई अपने लिए जी रहा था। कोई धोखा दे रहा था, कोई साजिश कर रहा था। उसी वक्त
एक संक्रमित जॉन से आई विमान धीरे धीरे एयरपोर्ट पर उतरी और वहां मौजूद लोगों ने उसे मानो मौत का दूत समझ लिया। किसी भी यात्री को विमान से उतरने नहीं दिया गया। उन्हें वहीं जहाज में बंद कर दिया गया ताकि वे वहीं अपने हाल पर मर जाएं या बच जाएं। प्रलय के शुरुआती दिनों में एलिजाबेथ और उसका बेटा टेलर फिर भी ठीक ठाक जीवन बिता रहे थे। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात आर्थर के पुराने दोस्त क्लार्क से हुई। क्लार्क की देखभाल में टेलर को इस बर्बाद दुनिया की हवा तक नहीं लगी। एयरपोर्ट में फंसे हुए 12वें दिन टेलर को उसके पिता आर्थर का भेजा हुआ तोहफा मिला, वही कॉमिक बुक 11। असल में टेलर के दिल में पिता के लिए कोई खास भावना नहीं थी। हालांकि एलिजाबेथ हमेशा उसके सामने आर्थर की छवि को संवारती थी, कहती थी कि वो एक अच्छे पति और अच्छे पिता हैं। लेकिन टेलर की नजर तेज थी। वो महसूस कर चुका था कि पिता असल में एक घर की परवाह न करने वाले रंगीन मिजाज आदमी हैं। फिर भी टेलर के मन में अब भी एक अंतिम उम्मीद बाकी थी कि शायद आर्थर वैसा ही हो जैसा मां कहती है, एक ऐसा पिता जो सच में उसे प्यार करता है। छोटी छी की तरह टेलर भी जल्द ही उस कॉमिक की दुनिया में डूब गया। एक रात जब वो अकेले बाहर बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था, उसने देखा कि सामने खड़े मौत के जहाज से कोई आदमी रेंग कर बाहर आ रहा है। टेलर ने उसे उठा लिया और उसे एयरपोर्ट के हॉल में ले आया, सोचकर कि शायद वह उसकी जान बचा सके। लेकिन तभी पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। टेलर समझाने लगा कि वह व्यक्ति संक्रमित नहीं है और शायद बाहर की दुनिया में भी कोई बचा हो, मगर डरे हुए लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने गोली चला दी। वह आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लहू बिखर गया और कुछ छींटे टेलर के चेहरे पर जा लगे। वो भय से स्तब्ध रह गया। ऐसा नजारा कोई 7-8 साल का बच्चा नहीं झेल सकता। उस पल आघात का बीज उसके मन में गहराई से रोप दिया गया। इससे पहले कि टेलर कुछ समझ पाता, लोगों ने जबरदस्ती उसे और उसकी मां को एक छोटे विमान में डालकर अलग थलग कर दिया। पूरे 42 दिन तक टेलर ने उस विमान से बाहर कदम नहीं रखा। और फिर आई प्रलय के 50वें दिन की सुबह। क्लार्क ने एयरपोर्ट के ब्रॉडकास्ट रूम में एक म्यूजियम बनाने की तैयारी की ताकि वो इंसानियत के बीते हुए कामों और उसकी शान को याद रख सके। एलिजाबेथ से बात करते हुए दोनों ने आर्थर का जिक्र छेड़ दिया। क्लार्क ने जैसे मशीन गन चला दी हो आर्थर के खिलाफ अपनी सारी शिकायतें उगल दी। यहां तक कि गुस्से में उसने टेलर को भी उसमें घसीट लिया। लेकिन दोनों ने यह नहीं देखा कि ब्रॉडकास्ट रूम का माइक बंद नहीं था। उनकी हर एक बात, हर एक शब्द सीधे टेलर के कानों तक पहुंच गया। पिता की खूबसूरत छवि जो टेलर के जहन में थी, एक पल में टूट गई और उसने समझ लिया वो एक ऐसा बच्चा है जिसे सब नफरत करते हैं। उसका मन धीरे धीरे बिगड़ने लगा और आखिरकार उसने ले लिया एक खौफनाक फैसला। रात के सन्नाटे में ब्रॉडकास्ट रूम से अचानक टेलर की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। जब उसने क्लार्क से कहा, मैं अब मौत की तरफ जा रहा हूं, किसी ने सोचा भी नहीं था। टेलर सीधा उस जहाज में घुस गया जो लाशों से भरा हुआ था। वो उसे आग लगाने वाला था, दुनिया से अलविदा कहने के लिए। एलिजाबेथ ने उसे देखा और पागलों की तरह उसकी ओर भागी, मगर वो फिर भी देर कर चुकी थी। वो विमान आग की लपटों में घिर गया और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। सबको लगा टेलर उसी में मारा गया, लेकिन किसी की नजर से दूर एक कोने में टेलर शांत खड़ा था, शोर मचाती भीड़ को देख रहा था। एक बैग कंधे पर टांगे वो चुपचाप वहां से चला गया। शायद बचपन में जो कुछ उसने झेला उसी ने उसकी मासूमियत और भल मनसाहत को खत्म कर दिया। वो एक मासूम बच्चे से धीरे धीरे बन गया एक खतरनाक पंथ गुरु। डेविड, शियाओची और टेलर एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। टेलर ने पूरी जिंदगी अपने बचपन के जख्मों को भरने में लगा दी, जबकि शियाओची ने अपने बचपन से ही अपनी जिंदगी को ठीक किया। एली के घोड़े पर बैठकर निकल जाने के बाद शियाओची पागलों की तरह चारों ओर उसे ढूंढने लगा। वो बच्चे को ग्रेनेड फोड़ने से नहीं रोक सका, जिससे जिल की मौत धमाके में हो गई। वो अब एली को खोने की सोच भी नहीं सकता था। घबराहट में शियाओची को याद आया जब उसने पहली बार एली को खो दिया था। तब एली बस 8 साल की एक छोटी बच्ची थी। कॉमिक्स में डूबी रहने की वजह से शियाओची उस बच्ची को, जिसे उसने अभी अभी पाया था, खो बैठी थी। खुशकिस्मती से एली खोई नहीं थी, बल्कि पुराने बैंड लीडर जिल ने उसे छिपा रखा था। जब शियाओची ने एली को फिर से अपनी बाहों में लिया, उसे लगा जैसे खोई हुई चीज फिर से मिल गई हो। उसने कसम खाई अब वो कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ेगी। उस पल से एली के लिए शियाओची ने अपने सबसे करीबी साथी स्टेशन 11 कॉमिक को छोड़ दिया और उसे जिल के स्टडी रूम में छिपा दिया। लेकिन अब जब एली मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, शियाओची घबराहट में पागल हो गई थी। उसे डर था कि कहीं एली को सच में डेविड ने बहला फुसलाकर अपने साथ न ले लिया हो। बेहद डर के मारे उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि वो खुद भी घायल हो चुकी है। साथी ने जब ध्यान दिलाया तभी उसने देखा कि उसकी बांह पर गहरी चोट लगी है। उसी वक्त दोनों ने देखा थोड़ी दूर आग की लपटें आसमान छू रही थीं।
शियाओची दौड़कर वहां पहुंची और हैरान रह गई। जमीन पर बैंड के सदस्यों की कब्रें बनी थीं। डेविड वाकई चाहता था कि वो पूरे बैंड को खत्म कर दे। भारी धमाके के बाद पूरा बैंड मायूसी में डूब गया, खासकर बैंड लीडर सारा, जो दर्द भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि एली न तो माइंड ब्लास्ट में मरी और न ही डेविड के झांसे में आई। वो बस पूरी रात भटकती रही और फिर अगले दिन खुद ही बैंड में लौट आई। सारा को आखिर थोड़ी तसल्ली मिली। उसने आसमान में एक सिग्नल फायर दागा, एक तो जिल तक पहुंचने के लिए और दूसरा शियाओची को खबर देने के लिए। सिग्नल देखकर शियाओची को जब पता चला कि एली सुरक्षित है, वो राहत की सांस ले पाई। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अब बैंड से नहीं मिलेगी। वो खुद जाकर डेविड को ढूंढेगी और इस बुराई का अंत करेगी। सिर्फ डेविड को अपने हाथों से खत्म करके ही वो चैन पा सकेगी। शियाओची अभी अभी निकली ही थी कि बैंड पर मुसीबत टूट पड़ी। एक व्यक्ति जो खुद को सिविलाइजेशन म्यूजियम का प्रतिनिधि बता रहा था, एक निमंत्रण पत्र लेकर आया बैंड को परफॉर्म करने के लिए बुलाने। असल में यह म्यूजियम पहले भी 2 बार सारा को निमंत्रण भेज चुका था, पर दोनों बार उसने मना कर दिया था। लेकिन इस बार वे दोनों बिल्कुल भी नियमों का ख्याल नहीं रखते, यहां तक कि सच्चाई को साथ लेकर आए। काली बंदूक की नाल के सामने सारा को मजबूरी में सिर झुकाकर सिविलाइजेशन म्यूजियम जाने के लिए हां करनी पड़ी। रवाना होने से पहले उसने शियाओची के लिए एक निशान छोड़ दिया। शियाओची कीचड़ भरे रास्ते पर जंगल की गहराइयों में उसे ढूंढती रही। जब वो लगभग जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी, कुछ बच्चों ने उसका रास्ता रोक लिया। बच्चों ने खुद को समुद्र के नीचे के लोग बताया। शियाओची तुरंत समझ गई वे डेविड के बाल सैनिक हैं। तभी एक बच्चे ने सारा द्वारा छोड़ा गया निमंत्रण पत्र निकाला, जिसमें बैंड का ठिकाना लिखा था। इसके बाद शियाओची को डेविड के ठिकाने पर ले जाया गया। डेविड को देखते ही शियाओची ने फुर्ती से अपनी नाक और हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया, लेकिन डेविड पूरी तरह शांत था। उसने कहा, बैंड अब कैदियों में बदल चुका है, उन्हें म्यूजियम के लोगों ने ले लिया है। शियाओची को यकीन नहीं हुआ, पर डेविड ने साथ काम करने का प्रस्ताव रखा। वो दोनों मिलकर म्यूजियम में घुसेंगे। पहले तो शियाओची ने उस पर भरोसा नहीं किया, पर जब उसने सारा का टूटा हुआ चश्मा देखा, तब जाकर उसने डेविड के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। सब लोग एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। रात को वे आराम के लिए रुके। शियाओची ने देखा डेविड बच्चों के साथ बेफिक्री से हंसी मजाक में घुल मिल रहा है। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि यही आदमी कभी शैतानी पंथ का पैगंबर था। अगले दिन सभी ने फिर सफर जारी किया, लेकिन रास्ते में अचानक उन पर हमला हो गया। एक जहरीला तीर शियाओची के सामने से आर पार निकल गया। बच्चे घबरा गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शियाओची ने फेंकने वाले चाकू से खूब मुकाबला किया, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जल्द ही वो गिर गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, उसने अपने बचपन वाले रूप को देखा। छोटी शियाओची ने उसे बताया, तुम जहरीले तीर से घायल हो, अब ज्यादा वक्त नहीं है, पर मेरे पास वही दवा है जो तुम्हें चाहिए। दवा पाने के लिए शियाओची छोटी शियाओची के पीछे पीछे जंगल की गहराइयों में भागी। वहां उसे एक रहस्यमयी दरवाजा मिला। कलाई पर फैलते झर को देखते हुए शियाओची ने गहरी सांस ली और उस दरवाजे के भीतर चली गई। आंखों के सामने काली लेकिन जानी पहचानी सी दुनिया थी। वो लौट आई थी प्रलय के पहले साल में। फ्रैंक और नकली शियाओची वहीं थे। शियाओची आगे बढ़कर उन्हें पुकारना चाहती थी, मगर जिफान और फ्रैंक उसे देख ही नहीं पा रहे थे। केवल छोटी शियाओची ही उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी। असल में शुरुआत में फ्रैंक जिफान और शियाओची को घर में लाना नहीं चाहता था। बहन के फोन पर जिफान ने कहा कि उसे क्वारंटीन जाना पड़ेगा। फ्रैंक ने तुरंत मना कर दिया। लंगड़ा पैर, बुरी आदतें, वो अकेले रहना सीख चुका था। लेकिन जब जिफान ने दरवाजा खटखटाया तो आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया। फ्रैंक ने अपनी सारी नरमी शियाओची के लिए बचा कर रखी थी। यहां तक कि जब उसके मां बाप का जिक्र आया तो उसने स्पेनिश में बात की ताकि शियाओची को दुख न पहुंचे। उस दिन जिफान को अचानक फ्रैंक का सफेद पाउडर दिख गया। वो गुस्से से बोला, भाई खुद को यूं मत बर्बाद करो, आखिर हमारे पास एक बच्चा भी तो है संभालने को। लेकिन बाहर की दुनिया और भी भयावह होती जा रही थी। बिजली चली गई थी, पानी खत्म था। हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने फ्रैंक की सारी उम्मीदें छीन ली थीं। फिर भी शियाओची को खुश रखने के लिए वो धैर्य से उसकी कहानियां सुनता, यहां तक कि उसके साथ नाटक की रिहर्सल करता। सर्दी भगाने के लिए वो लोग लिविंग रूम में गाने सुनते, नाचते हंसते रहे। उस पल शियाओची को लगा, अगर वो फ्रैंक और जिफान के साथ रहे तो कयामत भी इतनी डरावनी नहीं लगेगी। लेकिन ये सुख ज्यादा दिनों तक नहीं चला। समय के साथ उनका जमा खाना खत्म होने लगा। जिफान बाहर जाकर सामान लाना चाहता था, मगर फ्रैंक अड्डा रहा कि हमें टिके रहना होगा। दोनों भाइयों में झगड़े बढ़ते गए। माहौल भारी होता गया। बेचैन जिफान धीरे धीरे सब्र खो बैठा। वो बेहद चिड़चिड़ा हो गया। आखिर एक उम्मीद की तलाश में उसने फ्रैंक की बात अनसुनी की।
और अकेले ही निकल पड़ा सामान ढूंढने। लेकिन शियाओची ने कहा, हमारे नाटक का बस आखिरी सीन बाकी है, उसे पूरा कर लें, फिर चलेंगे। जुदाई के उस पल शियाओची ने फ्रैंक से विनती की, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन फ्रैंक ने स्पेनिश में जिफान से कहा कि वो नहीं जा सकता। वो एक लंगड़ा है, अपाहिज, चलने फिरने में असमर्थ। जिफान अकेले 2 लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। उसने जिफान से कहा कि तुम शियाओची को लेकर चले जाओ और जिंदा रहने की उम्मीद तलाशो। जिफान आखिरकार समझ गया भाई के इस दर्द भरे फैसले को। उन्होंने तय किया कि नाटक का आखिरी सीन पूरा करेंगे, फिर निकल पड़ेंगे। मगर उसी वक्त एक अनजान आदमी अचानक घर में घुस आया। जिफान ने देखा, उसके हाथ में चाकू था। वो बोला, जो चाहिए ले जाओ। लेकिन सामने वाला और भी आगे बढ़ गया, कहने लगा, ये घर चाहिए, तुम सब यहां से निकलो। जिफान ने सोचा, ठीक है, वैसे भी वो लोग जाने ही वाले थे। मगर फ्रैंक अड़ गया। वो रुकना चाहता था, शायद उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया था। वो हमलावर को उकसाने लगा और कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हमलावर भड़क गया और झपट पड़ा फ्रैंक पर। चाकू की एक ही वार ने फ्रैंक की जान ले ली। वो जमीन पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। शियाओची ने यह सब अपनी आंखों से देखा और धीरे धीरे पीछे हट गई। ये वही याद थी जो उसे सबसे ज्यादा दर्द देती थी। यादों ने बताया यही था फ्रैंक से उसका आखिरी विदा। जिफान ने भाई को बिस्तर पर लिटाया, सामान समेटा और शियाओची को लेकर घर छोड़ दिया। दरवाजा खोला तो बाहर बर्फ ही बर्फ थी। आगे क्या होगा जिफान को भी नहीं पता था। यादें जैसे कड़वे समंदर की लहरें धीरे धीरे शियाओची को निगल रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फ्रैंक को फिर देख पाएगी, चाहे वो अब सिर्फ मिट्टी ही क्यों न बन गया हो। शियाओची ने आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कहा। शायद यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। अचानक वो चौंक पड़ी और नींद से जाग गई। खुद को उसने जंगल में लेटा पाया और पास ही डेविड बैठा था। असल में जंगल पर हमले के बाद शियाओची ने सभी दुश्मनों को मार गिराया था, मगर जहर लगने से बेहोश हो गई थी। अभी जो कुछ उसने देखा वो सब जहर के असर में देखा गया सपना था। होश में आने के बाद शियाओची और डेविड एक बार फिर निकल पड़े म्यूजियम की ओर। दोनों जब नदी किनारे पानी पी रहे थे तभी अचानक एक हथियारबंद गार्ड चुपचाप उनके पीछे आ खड़ा हुआ। शियाओची ने झट से